बिग फाइट में आज के इश्यू पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से अलका गुर्जर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी राजेंद्र भानव जी हमारे साथ होंगे। साथ ही बाल संबल संस्थान के निदेशक पंचशील जैन जी भी इस दौरान हमारे साथ होंगे। चलिए अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए पूरे हालात को समझने की कोशिश करते हैं। क्यों इस संस्था का जिक्र किया और क्या कुछ हुआ वहां, देखिए आप। राजस्थान में बचपन को बचाने के लिए भले ही आंदोलन चलाने वाला एक शख्स नोबेल जीत कर आ जाता है, पर इसी धरती पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बचपन के साथ खुला खिलवाड़ भी कर रहे हैं। उदयपुर में फर्स्ट इंडिया की टीम ने इसकी पड़ताल के बाद पूरा माजरा राजस्थान के दर्शकों को दिखाया भी। रात करीब 1:30 बजे जब फर्स्ट इंडिया संवाददाता टीम के साथ उदयपुर के चिकलवास इलाके में मनु सेवा संस्थान की ओर से संचालित ओपन शेल्टर होम पर पहुंचे तो सेवा के नाम पर बचपन के साथ बेदर्दी के खेल को देखा। बंद दीवारों के पीछे रोते हुए बच्चे इस हकीकत को बयान कर रहे थे। दावा शेल्टर होम का जैसे भी किया गया, पर सच था कि शेल्टर होम का दायरा एक फ्लैट के कमरे तक सिमटा हुआ था। पोस्टर लगाकर दिखाने के लिए पूरे दिन का टाइम टेबल भी था, लेकिन सच ये भी है कि सड़ान मारता हुआ कमरा ही बच्चों के दिन रात का साक्षी था। जिस टॉयलेट को कमरे में बनाया गया वो भी गंदगी से अटा पड़ा था। शायद ऐसी जिंदगी इन बच्चों ने मजदूरी के दौरान भी बसर नहीं की होगी। जाहिर है ऐसे में दर्द को बयान करने का जरिया सिर्फ चीखों में बसा होता है। ना भूख मिटती है और ना ही जीने का सलीका मिलता है। 2 बिस्तर के भरोसे 9 बच्चों को एक कमरे में कैद रहना पड़ता है। पड़ोसियों ने भी बताया कि बच्चे पूरी रात रोते रहते हैं। सवाल रात का नहीं, बल्कि शेल्टर होम से दिन के दरमियान भी बच्चों के रोने और चीखने की आवाज आना आम बात है। बच्चों के चेहरे भी बताते हैं कि वो कितने सहमे हैं, पर इसके बावजूद होता कुछ नहीं। इस शेल्टर होम पर एक केयरटेकर भी रखा गया है जो नाबालिग है और शराब का आदी भी है। इस बच्चे को भी पुलिस ने एक ऑपरेशन में मुक्त कराया था। बस बच्चों की सार संभाल के नाम पर यही शख्स सब कुछ देखता है। तस्वीर का हर पहलू बयान करता है कि हकीकत कितनी भयावह बनी हुई है। शाम 4 बजे शेल्टर होम की संचालक चली जाती है और फिर शराबी केयरटेकर के जिम्मे ही सब कुछ होता है। हालांकि मनु सेवा संस्थान की संचालक गुलमोहर चेलावत कहती हैं कि हालात सही हैं, पर कितने सही हैं ये आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। फर्स्ट इंडिया की इस पड़ताल को अब 1 दिन से ज्यादा का वक्त हो चला है। बावजूद इसके कार्रवाई के नाम पर नतीजे सिफर रहे हैं। एक वक्त तो शेल्टर होम संचालिका ने कार्रवाई में शामिल लोगों को धमकाया था। उधर प्रशासन ने खानापूर्ति के लिए जांच का ऐलान किया है। संभाग मुख्यालय का मामला होने के बावजूद कलेक्टर ने बाल कल्याण समिति तक ये मामला भिजवा दिया, पर खुद ने मौके पर जाकर हालात को समझने की जहमत नहीं उठाई। क्या यही उम्मीद की जा सकती है प्रशासन से? सवाल ये भी है कि जो संस्थान सरकारी मदद पर चलाए जाते हैं, क्या उन पर नकेल कसने की ताकत प्रशासन में नहीं है, या सेवा संस्थानों के नाम पर बचपन यूं ही बेदर्दी का शिकार होता रहेगा और कार्रवाई की उम्मीद ऐसे हालात में करना बेईमानी से ज्यादा कुछ नहीं होगा। याद कीजिए 2013 का वो मामला जब राजधानी जयपुर में कथित एनजीओ का संचालन जैकब जान नाम की महिला कर रही थी। ऐसी ही एक खबर पर बंद कमरे से 27 लड़कियों के साथ 29 बच्चों को आजाद कराया गया था। इससे थोड़े दिन पहले बच्चों का यौन शोषण करने वाले एक शख्स को जयपुर के छोटवाड़ा इलाके से गिरफ्तार किया गया।
ये लोग वही हैं जो दिखावा बच्चों को संवारने के नाम पर समाज सेवा करते थे। ऐसे में क्या सरकार की जरा भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन बच्चों के भविष्य बनाने वाले ऐसे कथित संस्थाओं और उनके संचालकों पर लगाम कसी जाए। सवाल यही है और बिग फाइट लाइव में इसी को लेकर आज एक सवाल आपके बीच लेकर हम हाजिर हैं। क्या बाल संरक्षण के नाम पर चल रहे एनजीओ की सालाना जांच होनी चाहिए? सवाल इसलिए है कि सरकार कहती होनी चाहिए, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? इन हालात को देखते हुए आप अपनी राय दे सकते हैं। firstindianews.com पर फेसबुक के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ ट्विटर पर #BigFightLive आपको टाइप करना होगा और आपकी राय हम तक पहुंच जाएगी। पंचशील जी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। बाल संरक्षण के नाम पर राजस्थान में कई संस्थान चलते हैं, एक संस्थान आप भी चलाते हैं, लेकिन जो तस्वीर उदयपुर की हमने देखी उसके बाद जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि चूक कहां पर हो रही है। कौन ऐसा शख्स है जो इस पूरी कड़ी में अपनी लापरवाही बरतता है, जिसका अंजाम खामियाजा इन बच्चों को भुगतना पड़ता है? देखिए, एनजीओ दो तरह के लोग चलाते हैं। आज मेरे को तो एनजीओ बताने में शर्म फील होने लग गई है, इतने बदनाम हो गए हैं एनजीओ। कुछ लोग होते हैं जिनको सेवा से कोई मतलब नहीं होता। उन लोगों के जरूर कोई ना कोई, या तो राजनीति में उनके परिचित लोग होते हैं, रिलेटिव होते हैं, या फिर प्रशासन में उनके कोई परिचित होते हैं, और वो फंड लेने के लिए एनजीओ बनाते हैं और बच्चों को रखते हैं। उनका उद्देश्य सेवा का नहीं है, उनका उद्देश्य पैसा सरकार से उठाना है जी। और ऐसे जो संस्थान हैं वो निश्चित रूप से ऐसे गलत काम करते हैं, इनसे पूरे एनजीओ बदनाम होते हैं। आपको इस पूरे मसले में बात करें तो किसकी चूक नजर आती है? किसने अपना काम ठीक से नहीं किया? देखिए, सरकार, हम खुद एनजीओ चलाता हूं मैं, हर महीने सीडब्ल्यूसी की चेकिंग होती है। हमारे यहाँ अफसर भी आते हैं, समाज कल्याण विभाग से भी आते हैं, अभी एसडीएम भी आई थी, और बराबर ऐसा चेक होना जरूरी है। लेकिन वहां कैसे चल रहा है? क्यों सीडब्ल्यूसी इतने दिन तक नहीं गई? क्यों उन्होंने चेक नहीं किया कि यहाँ क्या चल रहा है? एक कमरे में कैसे एनजीओ अलॉट कर देते हैं? क्या एनजीओ के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए कि एक एनजीओ आप चला रहे हैं तो इतने कमरे होने चाहिए? आज जैसे स्कूलों के लिए 2 बच्चे एक कमरा, और आज वो हम भी स्कूल की परमिशन लेते हैं तो वो पूरी देनी पड़ती है। आपको इस साइज का कमरा होना चाहिए, खेलने की जगह होनी चाहिए, सारी चीजें उनकी हैं। क्यों नहीं शेल्टर होम चलाने के लिए ऐसी क्राइटेरिया बने कि आपके पास 5 कमरे होने चाहिए या 10 कमरे होने चाहिए, या जितने बच्चे हैं उनके अनुसार आपके पास कमरे होने चाहिए, टॉयलेट होने चाहिए, सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आप एक कमरे में कैसे आप अलॉटमेंट देते हैं? सवाल ये है, बिल्कुल देश में 33 लाख के करीब एनजीओ रजिस्टर्ड है, और उन हालात में भी हम बात करते हैं शर्तें ये होनी चाहिए। शर्तें क्या है उन पर भी बात करेंगे। फिलहाल भानावत साहब, आपका रुख करेंगे और समझना चाहेंगे। पूरी तस्वीर आपने भी देखी और माजरा आप समझ चुके होंगे। इस तस्वीर के लिए आपको लगता है कहीं स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार होगा? देखिए, सामान्यतया जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कार्रवाई केवल उस संस्था तक होकर रह जाती है, उसका शायद लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा या और कुछ बात हो जाएगी जी। लेकिन आगे ऐसी घटनाएं न हो, उसके लिए ज़रूरी ये, जैसा आपने कहा, कि जिस विभाग से संबंधित ये संस्था संचालित है, जिसने उसको पंजीकरण दिया होगा, जो समय समय पर जिसकी जिम्मेदारी है कि वो ठीक तरह चले, उसके संबंधित अधिकारी, दोनों में से एक बात है, या तो वो कतई संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, या फिर उन्होंने कोई मिलीभगत है संस्था के साथ में जिसमें अपने केवल खुद कुछ किसी तरह के कंसिडरेशन के बाद या किसी कारण से वो उसको बनाए रखे हुए हैं। इसमें कार्रवाई संस्था के साथ साथ उन लोगों पर भी होनी चाहिए जिनके कार्य क्षेत्र के अंदर ये संस्थाएं आती हैं जी। और कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, अगर कोई अधिकारी के पास अगर 30, 40, 50 अगर संस्थाएं उस क्षेत्र में हैं और अगर काम कर रही हैं, दो स्तरों पर होनी चाहिए। पहली तो जिस समय आप किसी को परमिशन दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं ऐसा कुछ करने की, कौन चलाने वाले हैं, उनकी भावना क्या है, क्या वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, ये सब बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन ये अच्छी तरह उनके द्वारा किया जाएगा जिनके मन साफ हैं, जो खुद संवेदनशील है, जिसमें अगर खुद की इच्छा किसी और प्रकार की पूर्ति करने की है तो वो फिर ये इसी तरह के होंगे। और मुझे लगता है उदयपुर का जो आपने मामला इसमें बताया है, उसमें अगर सरकार, शासन चाहे तो निश्चित रूप से जिन व्यक्तियों के द्वारा ऐसे संस्थान को चलाने की अनुमति लगातार दी गई और जो हैवानियत जो दिखाई आपने अपनी फिल्म के अंदर
अंदर बच्चों के साथ में जो की गई, उससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है कि जिसका बचपन आप छीन रहे हैं आने वाले समय में, जिसे हंसने खेलने खाने के दिन हैं, जिनको अच्छा मान के चलते हैं, सब सरकारी लोगों में संवेदनशीलता कम होती है, इसलिए तो आप संस्थाओं को देते हैं। और संस्थाओं में अगर इस प्रकार की अगर बातें होगी तो संस्था के साथ साथ संबंधित अधिकारी के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सवालों की फहरिस्त लंबी होती चली जाएगी और जवाब देना भी मुश्किल हो जाएगा। अर्चना जी, आपको क्या लगता है, पॉलिटिकल विल पावर कहीं कमजोर नजर आती है आपको ऐसे हालात में? ठीक है अश्विनी जी, ये मुद्दा वैसे तो पूरी तरह से सामाजिक मुद्दा है और तथाकथित समाज सेवा के नाम पर खोले गए एक संगठन द्वारा भविष्य के नागरिकों के उस भविष्य को स्याह करने का, उनके उज्जवल पक्ष को यहीं दफन करके उनके जो कह सकते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट को एकदम से बाधित करने का है जी। और वो भी किस आधार पर, सरकार से सहायता लेकर के और उसका प्रपंच रच के उसकी आड़ में अपने हित साधन किए जा रहे हैं। अभी हमारे साथ समाज सेवी बैठे हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। मैं चाहूँगी इस मुद्दे को गैर राजनीतिक बनाते हुए उन लोगों की जिम्मेदारी जो निश्चित रूप से सरकार के साथ साथ उन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की भी है जो इस संचालन में भूमिका निभाते हैं, इस संचालन की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी, उस पर हम चर्चा करें। और सबसे ज़्यादा चर्चा करने की बात ये भी कि जो समाज का सबसे वल्नरेबल सेक्शन है उसका शोषण किस तरह चरम पर है, उसका ये परिदृश्य सामने आया। और इसके लिए साधुवाद भी आपको कि हो सकता है किसी और के नज़र में आता तो इसको गौण समझ करके और दफन कर देता और इसको इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं मानता, लेकिन आपने समाज की उस काले पक्ष को उजागर करने का काम किया है जिसके माध्यम से हम लोग ये चर्चा करें और चर्चा करके समाधान भी निकालने का प्रयास करें ताकि भविष्य में मेरा सवाल यही है, अगर सिस्टम अपना काम ठीक से नहीं करता, मीडिया अगर यहाँ पर नहीं होता, तो क्या किसी राजनीतिक दल की, किसी पार्टी की, किसी सरकार की यहाँ जिम्मेदारी नहीं बनती? निश्चित रूप से देखिए, सरकार का दायित्व तो उस दिन ही सुनिश्चित होता है जिस दिन वो शासन में आते हैं और वो प्रतिदिन होने वाली कार्यवाही के लिए अकाउंटेबल भी होते हैं। तो सरकार तो इसमें बिल्कुल से उसको अलग किया ही नहीं जा सकता क्योंकि संपूर्ण कार्यवाही का संचालन, संपूर्ण मॉनिटरिंग और इन एनजीओज को मिलने वाले फंड का स्रोत सरकार है। मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि यदि मैं अभी से शुरू कर दूं टीका टिप्पणी तो मेरे साथ जो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि है शायद इस चर्चा को सकारात्मकता की जगह नकारात्मकता पर ले जाए और इस समस्या का समाधान नहीं निकले। हर वो समस्या जो समाज से जुड़ी है, टीका टिप्पणी की बात नहीं है, जाहिर सी बात है, तस्वीर एक हमारे सामने है और उसके हर पहलू पर बात होगी, बिल्कुल उसी पहलू पर होगी। तो यहाँ पर अगर दो वाक्यों में समापन किया जाए तो यही होगा कि सरकार खुद का उत्तरदायित्व ग्रहण करे, जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे और कम से कम इस एनजीओ को ब्लैकलिस्ट करते हुए इसके संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। चलिए अलका जी, अब आपके पास आऊंगा, आपका कमेंट चाहूंगा इस पर, क्या है? निश्चित रूप से बच्चे और महिलाएं सबसे वनरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी का और इनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के बिना कोई भी सोसाइटी संपूर्ण नहीं हो सकती। जो भयावह पिक्चर आपने दिखाई है वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा निंदनीय है और मैं बहुत अच्छी तरह से ये समझती हूँ कि हमारी सरकार है, निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी है जी। लेकिन समाज का ये पक्ष है एक, और आज जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो वास्तव में देखा जाए तो एक तरह से बिजनेस कर रही हैं। बहुत कम संस्थाएं ऐसी हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही कि सारी संस्थाएं ऐसी हैं, लेकिन बहुत संस्थाएं ऐसी हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये काम करती हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चों पे क्या बीत रही है या महिलाओं पर क्या बीत रही है या समाज क्या लेसन इनके इन कामों से ले रहा है। तो इन जो इस तरह की संस्थाएं जो है निश्चित रूप से उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ब्लैकलिस्ट होनी चाहिए। बट जैसा कि अभी भानावत जी ने कहा, अकेली वो संस्थाएं ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। वो एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने इनको सैंक्शन की या वो सीडब्ल्यूसी जिसका फर्ज था कि इनको समय समय पर चेकिंग करें और उसके बाद अगर कोई गड़बड़ है तो एक्शन करें और यहाँ तक स्थिति नहीं पहुंचे तो उन सभी के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस में तो आपने भी कम से कम ये तो मानना शुरुआत के दौरान कि जो कंप्लीट सिस्टम है उसमें फॉल्ट है अभी? निश्चित रूप से। चलिए मैं ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक के बाद जब वापसी होगी तो अलका जी आप ही के पास लौटेंगे और समझना चाहेंगे अगर सिस्टम में फॉल्ट है तो इसके सुधार की गुंजाइश कहां से होगी। और सवाल ये भी है कि अगर तमाम संस्थाओं की बात की जाए तो उसमें चंद अगर खामियों के साथ गुजरते हैं तो फिर बाकी संस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसे में बाकी संस्थाओं की साख को कैसे बचाया जा सकता है? देखते रहिए बिग फाइट लाइव। बचपन से बेदर्दी का सवाल है। खाए मैंने सपना